क्यूब x इज इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है, क्यूब का साइड 2 मीटर है, फील्ड x डायरेक्शन में है, पूछा है फ्लक्स क्यूब से कितना पास होगा। चार्ज तो नहीं है, फील्ड की वजह से आएगा फ्लक्स। लेफ्ट फेस से फील्ड एंटर कर रही है तो वो इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा, राइट वाले फेस से बाहर निकल रहा है वो आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू ए। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा, कैसे लिखवाया था नेट फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स लेफ्ट फेस पे होगा, आउटवर्ड फ्लक्स राइट फेस पे होगा। तो आपको एक बार फील्ड का वैल्यू यहां निकालना है, जो फील्ड एंटर कर रही है, ये E इनसाइड निकालना है और यहाँ पे E आउटसाइड निकालना है। ये E में अंदर वाला फेस, ये जहां पे एंटर कर रही, ये x इज इक्वल टू कितने पे होगा, ये 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे आप इनवर्ड फ्लक्स में E के लिए। आउटवर्ड फ्लक्स कितने पे है, ये वाला फेस कितने पे है, ये 2 और ये 2 4, तो x को 4 यूज करोगे आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए। एरिया सेम होगा दोनों जगह पे, फील्ड वेरिएबल है। हाँ, इनसाइड वाला तो x इज इक्वल टू 2 होगा ना, ये तो इधर से ये ऐसा होगा ना, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये x है, ये y है, z आपकी तरफ है, तो ये क्यूब का फेस तो ऐसा होगा ना 2 मीटर पे। आउटसाइड वाला 2 मीटर और इधर जाओगे तो दूसरा वाला फेस मिलेगा। कितना आया आंसर दो, 16। आई कैप आएगा, अरे बाबा स्केलर है वो, आई कैप जे कैप क्यों आएगा उसमें। एरिया कितना ले लेंगे, 2 इंटू 2, तो आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 पे फील्ड कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 आई कैप इंटू 2, और जो इनवर्ट फ्लक्स हो जाएगा दैट वुड बी x इज इक्वल टू 2 पे फील्ड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2। एरिया 2/2 होगा ना, ओ 4 होगा फिर ये। एरिया ये वाले फेस का लेना है, इसका ये वाला एरिया, और बात ये है कि वही एरिया यहाँ भी होगा सेम। तो अब बताओ नेट फ्लक्स कितना आएगा, ऐसा यूनिट क्या है फ्लक्स का, वेबर। 16 वेबर आ रहा है। ठीक है।
ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखो। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन दे तो लेफ्ट वाले फेस पे आप इनवर्ट फील्ड निकालोगे, एक्स का वैल्यू लेफ्ट वाले फेस का रख के, और जो आउटगोइंग फ्लक्स है वहां पे ई अगेन एक्स का वैल्यू दूसरा वाला यूज करके निकालोगे। लिखिए एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, expression for an electric field is given by expression for an electric field is given by 4000 x square I cap volt per meter। कांस्टेंट फील्ड है कि वेरिएबल? अगेन वेरिएबल है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब of side 20 centimeter, the electric flux through the cube of side 20 centimeter when placed in electric field, when placed in electric field as shown is, when placed in electric field as shown will be। ऐसा डायग्राम दिया इस बार। ओरिजिन पे फिक्स किया हुआ है क्यूब और हर एक साइड इज 20 सेंटीमीटर्स। किस वाले फेस से फ्लक्स निकलेगा? राइट वाले से। क्या एंटर भी करेगा कोई फ्लक्स? नहीं, क्योंकि आप x जीरो करोगे तो फील्ड जीरो हो जाएगी।
आया कुछ? कितना? 6.4। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ की हो, डिजिट्स ठीक आ रहा है। आउटवर्ड फ्लक्स ही तो होगा। फ्लक्स इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्स डायरेक्शन में? पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ये फील्ड कांस्टेंट फील्ड है कि वेरिएबल फील्ड है? वेरिएबल फील्ड है। आप एक्स को जीरो कर दोगे, इनवर्ड फ्लक्स तो तब बोलते हैं ना जब यहां से फील्ड आती भी। आ रहा है समझ में? एक्स जीरो कर दोगे तो यहाँ पे फील्ड ही जीरो हो जाएगी, जैसे जैसे राइट में जाओगे फील्ड पॉजिटिव होगी, तो फ्लक्स सिर्फ निकल ही पाएगा। हाँ मीटर में करना, तो 20 × 10⁻², उसका स्क्वायर करेंगे ई के लिए। 4000 एक्स स्क्वायर आई कैप था ना, तो एक्स जो यूज करोगे वो तो मीटर में करोगे, वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। -6 भी आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये भी 400 बनेगा, वो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ से ये 2 जीरो आएगा, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा? 5। और साथ में कितना आ जाएगा? -4 इंटू एरिया कितना है? कुछ यूनिट्स मिसमैच है क्या? आंसर 640 दिया है। 640 है। उतना ही तो आ रहा है ये। 6.4 हो रहा है। कुछ फिर वैल्यू दिया होगा अलग, यूज किया होगा अलग। अच्छा ओके ठीक है। उन्होंने वोल्ट सेंटीमीटर में पूछा है। हमारा ये किस में आया होगा?
वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट सेंटीमीटर में कितना हो जाता वो? ठीक है, तो आ ही जाएगा। नहीं, ऑप्शन में ही वोल्ट सेंटीमीटर में पूछा था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वोल्ट मीटर में। लिखो अगला क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, for an electric field given by, for an electric field given by 6 I cap plus 5 j cap, 6 I cap for an electric field given by 6 I cap plus 5 j cap plus 3 k cap Newton per coulomb, find flux through an area, find flux through an area of 30 meter square, find flux through an area of 30 meter square lying in the YZ plane, lying in the YZ plane। YZ प्लेन में एरिया होगा तो एरिया वेक्टर किधर होगा? एक्स डायरेक्शन में आई कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालो। ई डॉट ए 90 180 60 150, कितना समृद्धि? 180। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई कैप वाले यूज होते कंपोनेंट्स। रूपम सॉल्व करो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी तो पी कॉस थीटा पढ़ाया था, माइनस पी कॉस थीटा, तो उसको वेक्टोरियली क्या हमने पी डॉट ई भी लिखा था। हाँ, माइनस पी डॉट ई होना चाहिए। अगर माइनस पी डॉट ई ऑप्शन नहीं है तो मैग्नीट्यूड पूछ रहे, वो पी डॉट ई से आएगा। अगर ऑप्शन माइनस पी डॉट ई है तो वो बेस्ट आंसर है, वो नहीं होने पे पी डॉट ई आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा। लिखो क्वेश्चन। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, determine the electric dipole moment of the system of three charges, determine the electric dipole moment of the system of three charges placed on the vertices of an equilateral triangle, placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure।
इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या चपड़ चपड़ बात कर रहे हो? ये ऑप्शंस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूछना पड़ेगा अभी। ऐसा वेक्टर फॉर्म में दिया है। कितने डाइपोल्स बनेंगे? दो। डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? ये होगा P1, यहाँ होगा P2। इसका डाइपोल मोमेंट एक इधर बनेगा, ये P1, इधर बनेगा P2। वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको वेक्टोरियली सॉल्व कर लो। इसका एक ही कंपोनेंट आएगा, किस डायरेक्शन में? क्या नीचे की तरफ? आप बिना सॉल्व किए आंसर मार्क कर सकते थे, पेन भी नहीं चलाना था। वेक्टोरियली दिया है। ये दोनों P1 P2 क्या इक्वल होते हैं? ये भी P होता, ये भी P होता। ये एंगल 60 होता तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है एक साइड में? 30। ये भी एंगल होता 30। ये P के दो कंपोनेंट्स होते, इधर कितना होता और यहाँ पे कितना होता? P sin 30। इसका कंपोनेंट हो गया। सेम इसका कंपोनेंट करते आप, यहाँ पे अगेन मिलता आपको P cos 30 और यहाँ पे क्या मिलता? नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे। कौन सा है वो, कौन सा? आई कैप जे कैप में क्या यूज करेंगे? माइनस जे कैप, यही आंसर होता है। पता है? आप माइनस को यहाँ जे कैप के साथ लगा दो ना, वो माइनस जे कैप डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें चार्ज का साइन जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट वेक्टर का गौरव, वो क्या Q इंटू डी होता है। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए क्या हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव का डायरेक्शन लगा लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड वहां से मिल जाएगा, हम लोग डायरेक्शन वहां से निकाल के एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री के लिए P1 P2 नहीं इक्वल है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इक्वल है। आ रहा है समझ में? छोटी छोटी चीज है। यहाँ पे देखो -2Q, इसको कैसे तोड़ते हैं? -Q और -Q, ये दोनों मिलके जो एक डाइपोल बनाते हैं, और ये दोनों मिलके जो एक डाइपोल बनाते हैं, क्या ये डाइपोल मोमेंट इक्वल होता? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस L है, और चार्ज भी तो -Q + Q -Q + Q है, इसलिए सेम होगा वो। पेपर इजी ही आएगा जेई मेंस का, सही से खेलोगे तो। कहाँ सही से करने वाले अपन है ना। लिखिए, टू चार्जेस
two charges plus minus 4 microcoulomb are placed at points रुक जाओ, इसको काट दो क्वेश्चन। लिखो टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम, लिखो टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड -4 माइक्रोकूलम, हाँ वही है वही। वो मैंने प्लस माइनस आगे उन्होंने एक्चुअली पॉइंट्स का लोकेशन दिया है, बट वो मैंने प्लस माइनस लिखवा दिया तो आज लाइक अब तो नहीं लिखवा पाऊंगा। दो ही है, चार कहाँ से आ रहा है भाई? Two charges of -4 microcoulomb and +4 microcoulomb are placed at the points point A दिया है 1,0,4 are placed at the points 1,0,4 and दूसरा पॉइंट B है 2, -1,5। तो यहाँ पे रखा हुआ है -q चार्ज और यहाँ पे रखा हुआ है +q चार्ज। Located in an electric field E is equal to 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 0.2 पहले डायरेक्शन लगा लो, आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 0.20 I cap volt per centimeter. The magnitude of torque acting on the dipole is 0 नहीं है। The magnitude of torque acting on the dipole is अल्फा का वैल्यू पूछा है। कहाँ, बाप रे। आपको P वेक्टर फॉर्म में निकालना है। क्या सीखा है आपने वेक्टर्स में? कुछ नहीं। तो छोड़ दो, मुझे भी खाली करो, सैटरडे को नींद खराब करके आता हूँ। आप भी नींद खराब ही करके आते होंगे, है ना? सबको ब्रेक ले लेना चाहिए हम लोग को।
कहां से कहां की ओर डायरेक्टेड होगा पी वेक्टर, पहले मुझे ये बताओ। -4 से +4 की तरफ। सपोज ये आर वेक्टर है, क्या हम इस आर वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? वेक्टर्स में कैसे निकालते थे? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये वाला पॉइंट है, इनिशियल ये वाला है। तो आर कैप को हम लोग क्या लिख देते? 2 - 1 कितना हो जाता? 1 आई कैप। ये -1 -0। अरे माँ कसम। 2 - 1 आई कैप, -1 -0 जे कैप, प्लस कितना हो जाता? 5 - 4 के कैप। ये आर वेक्टर मिलता आपको। तो जो पी वेक्टर हो जाता, दैट वुड बी कितना? क्यू इंटू आर वेक्टर। और यहाँ पे लाके सब कुछ रख दो। क्यू का वैल्यू आप 4 माइक्रो कूलम लेंगे। कितना आई कैप जे कैप आ रही है? ये हो गया पी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियली दिया है। इस बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट मत कर देना। क्रॉस प्रोडक्ट वो डंडी बना के। अरे कैशबैक लेके जाओ। पूरा बर्बादी छाई हुई है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आप लोग अभी पढ़ाई कम करो, पूजा पाठ ज्यादा करो। मे भी सरस्वती माँ की कृपा हो जाए। एग्जाम के पहले नहीं, बाकी टाइम करना होता है। अगले साल करेंगे। ओ क्रॉस प्रोडक्ट करो। α1 क्या बात कर रहे हो? 2 कितना आया भाई? करो क्रॉस प्रोडक्ट, गलत मत करो, कम ऑन, ग्रो अप। और क्या बोलूं मैं? समृद्धि कितना आया? नहीं आया। हाँ कांस्टेंट तो है, नो डाउट कांस्टेंट है। ये जो हमने जो फॉर्मूला भी पढ़ा है पी क्रॉस ई, वो कांस्टेंट फील्ड का ही है, बट फील्ड वेक्टर भी तो है। तो ई का वैल्यू आप 0.2 ले लोगे, बाकी तो डायरेक्शन में आप 0 0 ले लोगे। क्योंकि अगर सिर्फ आई कैप में दिया है तो हम इसी को लिख लेंगे +0, जे कैप +0। ठीक है, आएगा 2। एक ही चांस मिलेगा उधर। आपको लगता है पेरेंट्स इतने वेलकमिंग होंगे कि बाबू पहला चांस खराब हो गया तो क्या हो गया, अभी 3 और है, वो पहले में ही धो देंगे आपको। 3 का वेट भी नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया है ना? लास्ट ईयर का मेरा स्टूडेंट था, पहले उसने IIM आई थिंक रोपर में एडमिशन लिया, फिर वो छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। डीपीएस में है क्या कोई? आप लोग जानते होंगे शायद। दुर्गापुर वाला नहीं, नकली वाला नहीं, असली वाला, दिल्ली पब्लिक वाला।
आपको उस फॉर्म में अरेंज करना है ना, इंटू 10⁻⁻5 में, तो आप थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। जो आपका 0.8 आया है वो 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आप सॉल्व भी करवाओगे क्या, मतलब कम ऑन। जब तक पेन ना चलाऊं आप लोग को भी चैन नहीं आता है। कर सॉल्व कर, पैसा दिया तेरे को। तो इसको यहीं रहने दो, 4 × 10⁻⁻6 को। गौरव आया क्या आंसर? आपको P क्रॉस E करना है तो पहले P के पोजीशन वेक्टर से ये कोएफिशिएंट्स लिखोगे, 1 -1 और 1, और यहाँ पे कितना हो जाता, 0.2। जे कैप के कैप में कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाता, और यहाँ से आई कैप के ब्रैकेट में कितनी मिलते चीजें, आई ही करना है तो K क्रॉस I J में ही मिलता, बस ये हो जाता 0। माइनस जे कैप में हमें क्या मिलता, 0 माइनस 0.2, प्लस K कैप में हमें क्या मिलता, अगेन 0। तो यहाँ से ये कितना मिल जाता, 0.2 जे कैप। के कैप में 0 नहीं आएगा, हाँ 0 नहीं आएगा, सही कह रहे हैं। हाँ 0.2 आएगा। आपके पास टॉर्क वेक्टर फॉर्म में है, आप मैग्नीट्यूड निकालो, आपको मैग्नीट्यूड बोला हुआ है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 5। 2 है, 2 कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बताओ कंपेयर करके कितना होगा अल्फा। तो यहाँ पे आपने टॉर्क को वेक्टोरियली निकाला, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, दैट्स इट।
हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन तो। अप्रैल 20 सिलेबस। अच्छा, ये आप लोग का क्या ऐसा होगा क्या, अभी 1 महीना स्कूल चल के फिर 1 महीना छुट्टी होगा, ऐसा कुछ, कि अभी कंटिन्यू चलेगा? लिखो चलो, टू चार्जेस। अगला क्वेश्चन, टू चार्जेस। ओ, अगला क्वेश्चन लिखो, चिढ़ाओ मत। each of magnitude 0.01 coulomb, two charges each of magnitude 0.01 coulomb are separated by a distance 0.4 mm, are separated by a distance 0.4 mm. If this dipole is placed in a uniform field, if this dipole is placed in a uniform field, (20 dyne per coulomb) making an angle 30 degree with the field, making an angle 30 degree with the field. What is the magnitude of torque acting on the dipole? What is the magnitude of torque acting on the dipole? करो, सॉल्व करो। टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, या फिर मैग्नीट्यूड निकालना है तो P sin थीटा। P की जगह पे आप लिख लोगे Q इंटू डी इंटू E इंटू साइन थीटा। वैल्यू सब दिया हुआ है, बस रख दो। इसको कन्वर्ट करिएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन 10 डाइन पर कूलम लेके क्लास नोट्स में करवाया है, जो कि नहीं याद होगा। चार्ज था आई थिंक 0.01 कूलम, डिस्टेंस था 0.4 mm। बताओ कितना, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट जूल लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं? वो नहीं है रीजन, एनर्जी नहीं है। एनर्जी के ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में हम जूल यूज करते हैं,
सिंस ये टर्निंग इफेक्ट है हम जूल नहीं यूज करेंगे, इवन दो इट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर का डेफिनेशन। दो स्टेटमेंट्स लिखना जरा। स्टेटमेंट 1 में अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, a point charge is brought in an electric field. The value of electric field at a point, the value of electric field at a point near the charge, the value of electric field at a point near the charge may increase if the charge is positive. May increase if the charge is positive. स्टेटमेंट 2 में लिखना an electric dipole is placed. Second statement, an electric dipole is placed in a non-uniform electric field. An electric dipole is placed in a non-uniform electric field. The net electric force on the dipole, the net electric force on the dipole will not be zero. The net electric force on the dipole will not be zero. कौन सा स्टेटमेंट के बारे में तो पक्का बता सकते हो कि ट्रू है या फॉल्स है या करेक्ट? करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहे हैं कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, ऐसा वाला ऑप्शन है। सेकंड तो करेक्ट है। नेट फोर्स जीरो कब होता है डाइपोल पे, कैसी फील्ड में? यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या टॉर्क भी जीरो होता है? नहीं, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा लगना है या नहीं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या क्या जीरो, क्या क्या नॉन जीरो? नॉन यूनिफॉर्म में दोनों नॉन जीरो होगा, फोर्स भी लगेगा टॉर्क भी लगेगा, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 को कैसे एनालाइज करेंगे? 1 में थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा सा मे बी शायद देख पाओ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, उसमें पॉइंट चार्ज रखे, जरा उसके अगल बगल फील्ड का वैल्यू जरा निकालने का कोशिश करो कि बढ़ेगा या घटेगा, कैसे बोल सकते हैं? क्या चाहिए? थोड़ा इधर घूम के बैठो, उधर क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो समझ भी आना चाहिए मुझे। ऊपर रखो, ऊपर रखो। वो ओरिएंटेशन डायग्राम बनाओ। अपने ओरिएंटेशन का पता नहीं है। समाज सेवा बाद में करो, पहले खुद का सेवा करो। अपना भला हुआ नहीं, अपने घर में अंधेरा किए हो, बखल वाले के घर का स्विच ऑन करने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रायोरिटी पड़ोस की है। होगा क्या? क्या होगा अनिमिता? रूपसा आप बताओ चलो। अरे फर्स्ट वाला पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वाला। पॉजिटिव की वजह से फील्ड किधर होती है? अवे टुवर्ड्स। इसके पीछे किसी पॉइंट पे मुझे ये बताओ, यहां वाले किसी पॉइंट पे दो फील्ड्स हैं और यहां वाले पॉइंट पे भी दो फील्ड्स हैं। यहां पे पीछे वाले पॉइंट पे अगर देखें तो एक्सटर्नल फील्ड किधर है? आगे। और चार्ज की वजह से फील्ड किधर है? पीछे। नेट फील्ड का वैल्यू बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। और यहां पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड भी
बाहर, एक्सटर्नल फील्ड भी बाहर। तो किस केस में बढ़ जाएगा वो, आगे वाले केस में। ठीक है, बनाओ डायग्राम, एनालाइज करो, फील्ड का डायरेक्शन ही तो उल्टा होगा। आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है ना, तो ये फील्ड नहीं आएगी। इसको जरा लिखो, तो इसको मैं रीसेट करूं। आप लोग ऐसा आवाज मत करो, मुझे ही डिप्रेस रहने दो बस। ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ सही से काम कर नहीं रहा। शुडंट आई बी डिप्रेस्ड? आप लोग मेरा आंख कान हो, वो भी सही से काम नहीं कर रहा है। अब बताओ, डिस्प्रेशन हो रहा है मेरे को आप लोग का हरकत देख के। अच्छा, विदेश वाले जो जेंजी जो स्लैंग्स यूज करते हैं, वो इंडिया में भी होता है क्या? कुछ कुछ होता है। वी आर अ पुअर कंट्री, काय का प्रिविलेज। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। बताओ आप। नेगेटिव चार्ज करेंगे तो फील्ड उल्टी हो जाएगी। तो आप पीछे अगर देखते हैं, तो यहाँ पे फील्ड क्या टुवर्ड्स होती है, और यहाँ पे फील्ड कहाँ होती, यहाँ पे भी इधर होती। यहाँ पे एनालाइज करते तो एक्सटर्नल फील्ड किधर होती, राइट में। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड भी कहाँ होती, टुवर्ड्स। तो इस बार पीछे में फील्ड ज्यादा हो जाती, आगे में फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती। यहाँ पे देखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड तो राइट में ही है, ये वाली। चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होगी, तो नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाएगा। आगे शायद आपसे ये पूछ ले कभी कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखा है, तो चार्ज के आगे वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी या पीछे कम होगी, ये पूछ सकते हैं आपसे। दोनों चार्ज, हाँ, इसीलिए तो उन्होंने नियर टू द चार्ज बोला है। कुछ नहीं बोला है तो आप उसको पॉजिटिव मान के करें। अगर वो आगे और पीछे में कहाँ कम ज्यादा होगा, तो वो चार्ज स्पेसिफाई करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज आप कैसे बता पाओगे कि आगे किसकी वजह से ज्यादा होगा, पीछे किसकी वजह से ज्यादा होगा। तो वो अंटिल वो स्पेसिफाई ना करे, तो वो सिर्फ पॉइंट चार्ज बोलेंगे तो नियर नियर मतलब नेबरहुड में पूछेंगे। दो क्वेश्चंस और हैं डाइपोल के, दोनों ही क्वेश्चंस बढ़िया। सेकंड वाला कुछ ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट वाला भी ठीक है। लिखो, ये सब आपका जेई मेंस का पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, नहीं बुक है। लिखो, an electric dipole is formed, an electric dipole is formed by two equal and opposite charges, by two equal and opposite charges, छोटा वाला q लिखना, with separation d, opposite charges q with separation d, d भी छोटा ही लगाना। The charges have same mass m, the charges have same mass m, it is kept in a uniform electric field E. The charges have same mass m. It is kept in uniform electric field E. If it is rotated slightly, if it is rotated slightly from its equilibrium orientation, if it is rotated slightly from its equilibrium orientation, then its angular frequency of SHM is, then its
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इज, टाइम पीरियड ऑफ SHM का फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से आएगा आंसर। ओमेगा पूछा है उन्होंने। हमने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, याद है किसी को? T इज इक्वल टू अंडर रूट में डाइपोल के लिए आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ओमेगा। ओमेगा और टी में क्या रिलेशन था? T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो आप ओमेगा निकालना है तो आप 2 पाई बाय टी कर दोगे। अब टी निकालने के लिए आई आपको निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा, ई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के लिए रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पीछे में इमेजिन करो नेगेटिव चार्ज है, आगे में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मास क्या इक्वल है, तो डाइपोल किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास होगा किधर? मिड पॉइंट पे, दोनों मासेस इक्वल है तो ये होगा सेंटर ऑफ मास। चार्जेस का सेपरेशन d बोला था क्या आपसे? तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आप किस पॉइंट के अबाउट निकालोगे? सेंटर ऑफ मास। पॉइंट मास के लिए क्या फॉर्मूला था? mr²। कितने चार्जेस हैं, कितने पार्टिकल्स हैं? 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू mr²। मास कितना है m और डिस्टेंस कितना है? d/2 का स्क्वायर। ये I आया। P निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है। ये सब सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर मिलेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, उन्होंने सब कुछ रूट के अंदर डाल के पूछा हुआ है, बाहर कुछ नहीं रखना है, सब अंदर लेके जाना है। कितना आया? कुछ आया? कितना आया अनिमिता? अंडर रूट में ऊपर में QE, नीचे में 2QE और नीचे में MD। ऑप्शन सी 70। ठीक है। ऑलवेज सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा। मासेस इक्वल होंगे तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिड पॉइंट के अबाउट ही निकालोगे, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो वो मिड पॉइंट से दोनों मासेस कितने डिस्टेंस पे है? d/2। किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू d/2 का स्क्वायर होता, 2 है तो उसी को इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। वहां से आई निकालोगे, सब सब्स्टिट्यूशन करो, ऐसा कुछ आना चाहिए। ऐसा 2QE/MD। ठीक है। अब जो इसी क्वेश्चन का एक वेरिएशन पूछा है, ये जो क्वेश्चन करवाया ये 2019 का है। 2023 में जो क्वेश्चन बोला था उसमें मासेस अनइक्वल बोल दिया था। आ रहा है बात समझ में? तो मासेस अनइक्वल होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या मिड पॉइंट पे लाई करेगा? नहीं। तो उस केस में मास दे देंगे तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होगा। आ रहा है बात समझ में? सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के बाद उससे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होगा। आ रहा है बात समझ में? यही एक्स्ट्रा है जो ट्विस्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। जरा उस क्वेश्चन को लिखो, थोड़ा सा लंबा होगा सवाल, बट वो डेटा दे देंगे आपको, मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन में भी याद रखना कि रोटेशन अबाउट COM ही होगा। अ डाइपोल कंप्राइजेस
A dipole comprises of two charged particles of identical magnitude q. A dipole comprises of two charged particles of identical magnitude q and opposite in nature. Of identical magnitude q and opposite in nature. The mass m, छोटा वाला m, the mass m of the positive charge, the mass m of the positive charge is half of the mass of the negative charge. The mass m of the positive charge is half of the mass of the negative charge. The two charges are separated by a distance L. The two charges are separated by a distance L, छोटा वाला L. If the dipole is placed in uniform field E, if the dipole is placed in uniform field E, such a way in लिख लेना कहीं पे, in such a way that the dipole axis makes, in such a way that the dipole axis makes very small angle with the electric field, in such a way that the dipole axis makes very small angle with the electric field, the angular frequency of oscillation, the angular frequency of oscillation of the dipole when released is given by, the angular frequency of oscillation of the dipole when released is given by, उसकी तरफ होगा. दो मासेस में कैसे सिखाया था, सामने वाला मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस, वो फॉर्मूला से निकाले. पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट करें. बोला है मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज हाफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मास m बोला है और बोला ये इसके मास का हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 2m. सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, इसको जरा लोकेट करें. ये डिस्टेंस अगर x है तो x का फॉर्मूला कैसे लिखवाया था, सामने वाला मास m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस L अपॉन सम ऑफ मासेस कितना हो जाएगा 3m. तो ये कितना हो जाना है L/3. ये अगर L/3 है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 2L/3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस I ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मास है m, डिस्टेंस है 2L/3, इसका हम करेंगे स्क्वायर. नेगेटिव वाले चार्ज का मास है 2m और सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस है L/3. हम इसका करेंगे स्क्वायर. यहां से मिलेगा आपको I.
P का जो वैल्यू हो जाएगा दैट वुड बी Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हो जाएगा L। सब कुछ रूट के अंदर ही भेज देना। 9 तो ऐसा नहीं है, नीचे में 5 भी नहीं है। क्या क्या? ये नहीं पढ़े हो? टू मास सिस्टम के लिए होता है ये फॉर्मूला। यहाँ सुनो अमर्त्य, दो मासेस अगर होंगे तो सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं पे लाई करेगा। सपोज करो कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का ये वाला डिस्टेंस आपने सपोज एज्यूम कर लिया x, ठीक है। तो x इज द डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा मास, m1। तो x डिस्टेंस जब हमें लिखना है तो ये x डिस्टेंस के लिए सामने वाला मास कौन सा है, m2। तो हम लिखेंगे सामने वाला मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस d अपॉन नीचे में सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। सपोज मैं ये डिस्टेंस को y मान लेता, y का फॉर्मूला बताओ। अब y के लिए सामने वाला मास कौन सा होता, m1, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस d और नीचे में सम ऑफ मासेस। आया समझ में? ये फॉर्मूला। अब इसको यहां यूज करेंगे तो हमने x किस मास से डिस्टेंस लिया है, 2m से। तो इस x के लिए सामने वाला मास प्लस m, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस आपको l दे रखा था, अपॉन सम ऑफ मासेस कितना हो जाएगा 3m। वहां से आया वो। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, है ना। ये ऑप्शंस दिए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बोनस ही हुआ था, ऑप्शन शायद मैच नहीं होता, चेक कर लो। ये बहुत टाइम हो गया ड्रॉपर्स में पढ़ा है, बट था एक डाइपोल का क्वेश्चन जिसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। हाँ बोनस है। कितना आया, 3QE/2ml। वो आया है तो आंसर ठीक है। ये था आंसर जो कि ऑप्शन में था नहीं।
तो इसलिए ये सवाल बोनस हुआ था। ऐसा प्रे करना कि डिमेंशिया वाला अंकल लोग आपका पेपर बनाए, तो भर के बोनस मिलेगा उसमें। ऐसा हम लोगों ने एक कहानी सुना, आई डोंट नो उसमें कितना ट्रूथ है, कि शुरू शुरू में जब ओएमआर वाला सिस्टम शुरू हुआ था, तो ऐसा अभी तो ऐसा होता है कि आपने एक से ज्यादा ऑप्शन भर दिया तो क्वेश्चन वो कंसीडर ही नहीं करता है। तब ऐसा नहीं था, तो किसी बच्चे ने ऐसा चारों ऑप्शन भर के आ गया तो सब क्वेश्चन में कि जो करेक्ट है वो तो स्कैन हो ही जाएगा, तो वो जीत गया। फिर उसके बाद उनको रियलाइज हुआ नहीं नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर उन्होंने रूल लाया कि एक से ज्यादा ऑप्शन आप भर दोगे किसी में तो वो क्वेश्चन कंसीडर। अब नहीं होता है वो, पहले था किसी टाइम। नहीं, मेरे टाइम पे आ गया था रूल कि एक से ज्यादा भरेंगे तो हैप्पी बर्थडे हो गया, काउंट ही नहीं होगा वो। यार उपसा क्या चुगली कर रही हो मेरा? समझ आया कैसे करना है? ठीक है। नहीं, एडवांस में आता है। एडवांस में आएगा, WBJE देने जाओगे तो उसका भी एक सेक्शन होता है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला, तो वहां पे मिलेगा आपको। उसमें एक चीज अच्छा तो क्या ही बोलूं, वो भी ड्रॉबैक ही है, बट ठीक है जो है वो है। उसमें एक ये है कि अगर आपका पार्ट में आंसर करेक्ट है तो नेगेटिव नहीं होगा, बट फुल मार्क्स मिलेगा भी नहीं। और आपका सारा मल्टीपल में अगर सब सही किया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, जो कि बड़ा मार्क्स होता है, वो आई थिंक 8 मार्क्स मिलता है। वो चारों सही होगा तो ही तो नंबर मिलेगा। वो जेई एडवांस है। एक ही तो एग्जाम ढंग का है इस देश में। उसका भी कट ऑफ कितना कम तो हो गया है। अब लोग थोड़ा सा ढंग से पढ़ो ना। पहले तो मैं चाहता हूँ जेई मेंस में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये कर लेंगे, वही नहीं हुआ तो फिर बाकी की क्या ही बात करें, हम लोग बड़ा बड़ा है ना। एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन लिखिए तो। एन इंक्लाइंड प्लेन, ओ, एन इंक्लाइंड प्लेन making an angle 30 degree, an inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal, an inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field, is placed in a uniform horizontal electric field. An inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field 200 Newton per Coulomb as shown. 200 Newton per Coulomb as shown. A body of mass 1 kg and charge 5 millicoulomb. A body of mass 1 kg and charge 5 millicoulomb is allowed to slide, is allowed to slide down from rest, is allowed to slide down from rest from a height of 1 meter, from a height of 1 meter if mu is equal to 0.2, friction coefficient, if mu is equal to 0.2, find the time taken by the body to reach the bottom. Find the time taken by the body to reach the bottom.
अब इसी क्वेश्चन में बॉटम में वेलोसिटी पूछता तो आपकी अप्रोच बदल जाती, आप एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉजिक यूज करते, बट स्टिल आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ता। ये इंक्लाइंड प्लेन है, बोला है आपसे कि एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, 30 डिग्री। यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, एंड दिस फील्ड इज 200 न्यूटन पर कूलम। ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट इज 1 मीटर, और इसके ऊपर से इसी का म्यू जो है, रफनेस कोएफिशिएंट 0.2 है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना दिया था, 1 kg, और चार्ज था 5 मिली कूलम। इसको यहां से रिलीज करा है, पूछा है कितनी देर में बॉटम पे पहुंच जाएगा। तो आप स्पीड इक्वेशन यूज करोगे अलोंग द इंक्लाइन, तो आप यूज करोगे स्पीड इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन। नहीं 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 नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। वेलोसिटी बॉटम पे पूछते तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते थे, बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाओगे। ये साइड में कहीं लिख भी लेना कि सिंस फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वी डू नॉट यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड वी रैदर यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपको स्पीड इक्वेशन यूज करनी है अलोंग द इंक्लाइन, और ये जो आप यूज करोगे वो ये यूज करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए। नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, उसका एक कंपोनेंट आएगा ऊपर। एफबीडी गलत मत बनाना। सपोज ये इंक्लाइन का सरफेस है, ये आपका ब्लॉक है, गिव मी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन। नीचे क्या लगेगा, mg का कौन सा कंपोनेंट, mg sin 30 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ये ब्लॉक ग्रेविटी के कारण नीचे जाना चाहता है, फ्रिक्शन रोकने के लिए कहां लग जाएगा, इस फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू n, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यहां पे कंपोनेंट कितना लगेगा, ये वाला ग्रेविटी का कंपोनेंट mg cos 30, और इसके ऑपोजिट यहां पे क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। एक फोर्स अभी और है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा इस पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड QE। इस QE का भी कंपोनेंट उठाना इधर, ये एंगल अगेन कितना होगा, 30। तो जब आप फोर्स बैलेंस करोगे तो QE का कंपोनेंट लेके करोगे, QE का भी कंपोनेंट सपोज कर ही दे, तो QE का यहां पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 30 डिग्री पे QE cos 30, और इसके नीचे एक कंपोनेंट आएगा इसका कितना, QE sin 30। अब आप फोर्स बैलेंस करोगे, हाँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अलोंग द इंक्लाइन। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये ऊपर नीचे तो मूव नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगा इसका इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम होने के लिए n शुड बी इक्वल टू व्हाट, टू फोर्सेस, QE sin 30 प्लस mg इंटू cos 30। ये n मिल गया, तो देयरफॉर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू n। और अगर हम इस डायरेक्शन में निकाले, इस डायरेक्शन में तो वो ऊपर नीचे मूव करेगा, नीचे उसको आना है, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स हो जाएगा, एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, mg sin 30 माइनस ऊपर में क्या दो फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन प्लस QE cos 30 डिवाइडेड बाय m।
ये एक्सीलरेशन यहां पे यूज करना है। अच्छा, एस का वैल्यू कितना यूज करेंगे, क्या 1? ये है एस। इस एस का ये कंपोनेंट हो जाएगा एस कॉस 30, और ये वाला कितना हो जाएगा, एस साइन 30। और यही वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/sin 30, ये हो जाएगा 2 मीटर्स। S2 यूज करना है, U वाला पार्ट 0 है, तो टी स्क्वायर का वैल्यू वुड बी 2s/a। ए का वैल्यू वहां से लाके यहाँ पे रखो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेशन है बट डुएबल है, मुश्किल नहीं है। स्टेप समझ में आ रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के कैसे यूज करने हैं? जी को 9.8 यूज करना है, एक मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था। 10 लेके करो, नियर अबाउट तो आ ही जाएगा, 10 ही लो। अभी देखा मैंने नीचे कि जी को 9.8 लेना है करके।
न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ये मैंने जी को 10 लिया, उन्होंने बोला 9.8 लेने को, तो शायद और थोड़ा सा इसके नीचे ही वैल्यू आएगा। तो एनीवेज टी स्क्वायर अगर 1.26 ले ले तो अंडर रूट ऑफ 1.26 कितना हो जाएगा, 1.12। इसके बगल में कहीं लिख लेना, जी 9.8 लोगे तो 1.3 आएगा। ऑप्शन नियरेस्ट वैसे भी यही था, तो आपका लोड नहीं था। 9.8 लेने से 1.31 सेकेंड्स आएगा, और 1.3 ऑप्शन में है। विदाउट कैलकुलेटर कैसे करोगे? कितना क्वेश्चन छोड़ोगे, सब तो ऐसे ही होंगे। हाँ, स्क्वायर रूट का ट्रिक है। वन बाय रूट 10 वो तो पाई का रेसिप्रोकल होता है। रूट 10 लगभग पाई के बराबर आता है, और पाई का रेसिप्रोकल 0.31। हाँ, 0.31, सेम लॉजिक। आया समझ में ये क्वेश्चन? जाइए, आज के लिए इतना ही। कल आओगे तो मैं कल एक जेई वाला शीट क्लास में दे दूंगा। और टेस्ट है, नोटिस वोटिस देखा है कि नहीं? आप नहीं आओगे, आप ट्यूसडे को आके दे देना क्लास के एंड में। नहीं आए तो फोन ही करवाऊंगा मैं घर पे।